ये 1965 की बात है, जब गुस्ताखी में आगे किए हुए पाकिस्तान के रुखसार को भारत के लाल ने हार के तमाचे से लाल करने के बाद पहली दफा संगम तीरे इलाहाबाद का रुख किया था, जहां शास्त्री के मंच पर चढ़ने से पहले ही एक जोशीले युवक ने विजय श्री हासिल करने के बाद पहली दफा इलाहाबाद आए शास्त्री का इस्तकबाल करने की खातिर बगल में रखी असल की तलवार उठाकर अपना अंगूठा चीर अपने खून से शास्त्री का विजय तिलक किया था। वैसे इस लड़के का घर शास्त्री के संसदीय क्षेत्र में ही आता था और बरसों बरस से इस लड़के का शास्त्री के परिवार में आना जाना भी था। इतना आना जाना था कि शास्त्री की पत्नी, जिन्हें प्यार से शास्त्री खुद भी अम्मा कह के पुकारा करते थे, वो ललिता शास्त्री हमेशा सबके सामने डंके की चोट पे कहा करती थी कि ये हमार पचवा ललनवा है, लल बबुआ। और कालांतर में शास्त्री के इसी लल बबुआ ने 1987 की एक शाम दिल्ली स्थित अपने आवास पर अपनी पत्नी सीता से आकर कहा था, सीता जी सामान बांध लीजिए, सियासत खत्म, अब हम गांव चल के रहेंगे, पैसे कौड़ी है नहीं तो खेती करके ही गुजारा करेंगे, तंगहाली में जिंदगी कटेगी मगर तैयारी कर लीजिए। जिसके बाद सीता जी अपना सामान बांधने भी लगती हैं कि तभी कहीं से इन्हीं शास्त्री के ललबबुआ जनाब को न जाने कहां से खबर मिल जाती है कि तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परम मित्र अमिताभ बच्चन ने जिस इलाहाबाद सीट पर 1984 में कांग्रेस के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा के जीत दर्ज की थी, वो बोफोर्स की कालिख से बचने की खातिर अपनी इलाहाबाद सीट छोड़ रहे हैं, जिसके चलते जल्द ही इलाहाबाद में होने वाले हैं एक उपचुनाव। और ये खबर मिलते ही शास्त्री के इन ललबबुआ जनाब को न जाने क्या सूझी कि साहब अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा का चुनाव लड़ने का संकल्प ले लेते हैं। वो जनाब जो अभी गांव जाकर खेती बाड़ी करने की तैयारी में जुटे हुए थे, वो अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा चुनाव लड़ने की खातिर इलाहाबाद में जाके नामांकन भराते हैं बिना किसी को बताए। अच्छा, जिस वक्त जनाब नामांकन भर रहे थे उस वक्त साहब के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने प्रचार के लिए एक ठो जीप जुटा सके, मगर चुनाव लड़ने की शिद्दत इतनी थी कि दोस्ती यारी कुर्बान कर उधारी पर मांग मूंग के किसी तरह साहब एक ठो मोटरसाइकिल जुटाते हैं और इलाहाबाद की लोकसभा का चुनाव लड़ने की खातिर मोटरसाइकिल पर बैठ तपती दोपहरी में सर पे तौलिया बांध के गली गली में निकल पड़ते हैं प्रचार करने की खातिर। कमाल की बात यह है कि जैसे ही इस एक अदद निर्दलीय उम्मीदवार के इस कदर मोटरसाइकिल पर बैठ के इलाहाबाद की गलियों में चुनाव प्रचार करने की खबर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कानों तक पहुंची, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे राजीव गांधी को न जाने क्या सूझी कि इस एक अदद निर्दलीय उम्मीदवार को, जिसके पास अपनी जीप तलक जुटाने का पैसा नहीं था, उसे हरवाने की खातिर राजीव समूची कांग्रेस की सरकारी मशीनरी की ताकत झोंकनी शुरू कर देते हैं। माने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर अधिकारियों के तबादले तलक, मंत्रियों की तैनाती से लेकर मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगवाने तलक, समूचे देश की कांग्रेस की मशीनरी बस इस एक अदद इलाहाबाद के उपचुनाव को जीतने की खातिर, इस एक अदद निर्दलीय उम्मीदवार को हराने की खातिर इस कदर शिद्दत में जुट चुकी थी कि इलाहाबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में ताजा हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस को पटक कर मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजने वाले देवीलाल अखबार में इस खबर को पढ़कर इस कदर बेचैन हो जाते हैं कि वो इस एक अदद निर्दलीय उम्मीदवार की मदद करने की खातिर इलाहाबाद से हजारों किलोमीटर दूर से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज इलाहाबाद भेज देते हैं कि जाकर आप इन जनाब की मदद करिए कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने में। और इतना ही नहीं, देवीलाल साहब ने महज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं इलाहाबाद के लिए रवाना किया, बल्कि उस वक्त के उत्तर प्रदेश के दिग्गज विपक्षी नेताओं में शुमार होने वाले मुलायम सिंह यादव को फोन कर इस बात के लिए मुलायम को मनाया
कि वो खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाहाबाद जाकर डेरा डालें और इस निर्दलीय उम्मीदवार को कांग्रेस की सरकारी मशीनरी के खिलाफ चुनाव जीतने में मदद करें। और जैसे ही इलाहाबाद के इस चुनावी समर में हुए इस बड़े बदलाव की खबर दिल्ली में 7 RCR में बैठे हुए राजीव गांधी के कानों तक पहुंची, राजीव ने दिल्ली में बैठे बैठे सियासी चौसर पर अपना एक और मोहरा आगे बढ़ाया इलाहाबाद के इस चुनाव को जीतने की खातिर। यह मोहरा था पंडित लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री। नहीं समझे? राजीव ने लगातार बदलती चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए ऐन मौके पर आखिरी तिथि के पहले अपने चुनावी प्रत्याशी को बदलते हुए बिना किसी को बताए लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को चुनावी मैदान से उतार दिया। चूंकि राजीव भली बात जानते थे इलाहाबाद की जनता शास्त्री जी को कितना पसंद करती थी, ऐसे में उनके बेटे के चुनावी मैदान में उतरने के बाद शास्त्री के लिए उपजी सहानुभूति की लहर भी कांग्रेस के साथ हो लेगी और ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल सरल हो जाएगा। और राजीव का यह अनुमान 100% सही साबित हुआ। मुलायम सिंह यादव और देवीलाल के समर्थकों के सहारे जितनी भी रही सही फिजा इस निर्दलीय उम्मीदवार ने इलाहाबाद में बनाई थी, वो सब हवा होने लगी जैसे ही सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र कांग्रेस के पक्ष में रैलियों को संबोधित करने लगे बतौर कांग्रेस प्रत्याशी। मगर इस कहानी में अगला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री खुद सामने आकर इलाहाबाद की जनता के सामने ये बयान जारी करती हैं कि वो इस चुनाव में अपने सगे बेटे सुनील शास्त्री के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ अपने इसी 5वें ललनवा लल बबुआ के साथ खड़ी हैं। इसीलिए वो खुद इलाहाबाद की जनता से ये आह्वान करती हैं कि वो सुनील शास्त्री को नहीं लल बबुआ को वोट दें। जिसके बाद देखते ही देखते सुनील शास्त्री के पक्ष में लाल बहादुर शास्त्री की सहानुभूति के सहारे जितनी भी हवा बनी थी वो सारी हवा देखते ही देखते हवा हो गई और एक दफा फिर इलाहाबाद के इस चुनावी सम्रांगण में सत्ता की हनक के तमाम इस्तेमाल करने के बावजूद इस निर्दलीय उम्मीदवार का पलड़ा राजीव गांधी और उनकी समूची सरकारी मशीनरी पर भारी नजर आने लगा। मगर इस कहानी में अभी आखिरी ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि राजीव गांधी जब हर ओर से हारने लगे, हर ओर से उन्हें हताशा ही हताशा नजर आने लगी, तो वो भी उस दर पर मत्था टेकने पहुंच ही गए जिस दर पर हर ओर से हताश हर इंसान एक ना एक दफा जिंदगी में पहुंचता ही है, यानी राम की शरण में। ना मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दरअसल राजीव गांधी जब पहुंचे थे उस वक्त रामायण सीरियल की कल्पनातीत प्रसिद्धि के बाद देश भर में भगवान की तरफ पूजे जाने वाले अरुण गोविल के दर पर कांग्रेस के प्रचार कार्य के प्रस्ताव को लेकर, जिस प्रस्ताव को सुन आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेरठ के सांसद होने के बाद सनातनी भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह उवाच देने वाले श्री अरुण गोविल साहब उन दिनों कांग्रेस के भेजे गए इस प्रचार प्रस्ताव को देख इस कदर मुग्ध और मोहित हुए थे कांग्रेस पे कि राजीव ने तो उनसे महज चुनाव प्रचार करने को कहा था। साहब तो चुनाव प्रचार करने की खातिर वो रामायण सीरियल में जो भगवा रंग का वलकल पहने हुए नजर आते हैं अरुण गोविल, और ये माथे पे शिखा, कांधे पे धनुष, तरकश, उसी पूरे गेटअप में पहुंच गए रैली करने। कांधे पे धनुष, भगवा रंग का वलकल पहने राजीव गांधी खुद अचक्के में आ गए, क्योंकि उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। मगर जाहिराना तौर से इस वेश में अरुण गोविल यानी भगवान राम को मंच पर कांग्रेस के पक्ष में भाषण देते देखते ही देखते वाकई में इलाहाबाद की चुनावी फिजाएं बदलने लगी। मगर तभी अनुभवी नेता देवीलाल और मुलायम सिंह यादव ने इस निर्दलीय उम्मीदवार को एक राह सुझाई अरुण गोविल के बनाए गए इस राम व्यूह से निकलने की खातिर। देवीलाल और मुलायम सिंह यादव ने इस निर्दलीय उम्मीदवार को समझाया कि क्यों ना आप मान्यवर काशीराम से सहायता मांगिए, क्योंकि इलाहाबाद के इस संसदीय क्षेत्र में दलित वोट बैंक एक एक्स फैक्टर की तरह काम करता है। वो जिसके पाले में जाएगा
उसकी जीत कहीं ना कहीं तय हो जाएगी। ऐसे में अगर आप मान्यवर काशीराम से मिलकर उनसे मदद मांग लीजिए कि वो दलित समाज से आह्वान करें आपको वोट देने की खातिर, तो ये जो अरुण गोविल का राम इफेक्ट लगा है इसे तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया जा सकता है। जिसके बाद देवीलाल और मुलायम सिंह यादव की बात मान ये जनाब सीधा दिल्ली पहुंच मान्यवर काशीराम से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं और काशीराम से मदद मांगते हैं, यही कि वो दलित समाज से आह्वान करें कि वो इस चुनाव में उनका साथ दे, कांग्रेस का नहीं। जिस प्रस्ताव को सुन मान्यवर काशीराम तत्काल मुदित मन से इस प्रस्ताव पर ना कह देते हैं कि नहीं, हम आपकी ये मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद जाहिराना तौर से मायूस होकर ये जनाब काशीराम के कमरे से निकल ही रहे होते हैं कि पीछे से काशीराम रोकते हैं और कहते हैं, अरे अरे मेरा मतलब था इससे भी बड़ी मदद कर सकता हूं आपकी। नेता ने आश्चर्य से पूछा कि कैसे? तो काशीराम ने कहा, अगर मैं दलित समाज से आह्वान करूंगा तो फिर भी कुछ दलित तो रह ही जाएंगे जो मेरे आह्वान पर नहीं, कांग्रेस के भरोसे पर कांग्रेस को वोट दे आएंगे। ऐसा करता हूं, मैं खुद इलाहाबाद के चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने उतर जाता हूं। ऐसे में अगर मैं खुद चुनाव लड़ने उतर जाऊंगा तो इलाहाबाद का जितना भी दलित वोट होगा वो कांग्रेस के बजाय मुझे मिल जाएगा और कांग्रेस की समूची सियासी गणित बिगड़ जाएगी और आप आसानी से ये बाजी अपने नाम कर सकते हैं। और इसके बाद चंद रोज के भीतर भीतर अपनी जुबान के मुताबिक मान्यवर काशीराम अचानक बिना किसी को बताए देश भर में तब तक ख्याति प्राप्त हो चुके इस इलाहाबाद उपचुनाव के भीतर अपना सियासी पदार्पण करते हैं। और फिर इसके बाद तो आहिस्ता 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 मुट्ठी से फिसलती किसी रेत की तरह कांग्रेस के हाथ से इलाहाबाद उपचुनाव की यह बाजी फिसलती चली जाती है और लाख जतन करने के बावजूद अंततोगत्वा चुनावी नतीजों के भीतर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है और यही निर्दलीय उम्मीदवार 1,10,000 वोटों से जीतकर समूचे हिंदुस्तान में अपना झंडा फहरा देता है। उम्मीद है अब तक बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि 1988 के इस इलाहाबाद उपचुनाव में मोटरसाइकिल पर बैठ सर पर तौलिया बांधकर इलाहाबाद की गलियों में घूम घूम कर प्रचार करने वाला यह निर्दलीय उम्मीदवार असल में कोई और नहीं, वही बोफोर्स के मसले पर कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का कथित सियासी धर्म युद्ध छेड़ने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा का चुनाव चंदे के सहारे मोटरसाइकिल पे घूम घूम कर जीतने के बाद सीधा देश के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ले लेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह वही विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग एक बात जानते हैं कि असल में वीपी कमाल के पेंटर थे। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे विश्वनाथ। इतनी अच्छी पेंटिंग कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उनका अमूमन सारा दैनिक खर्चा उनकी पेंटिंग की रॉयल्टी से ही आया करता था। विदेशों तलक में नीलामी हुई है विश्वनाथ की पेंटिंग्स की। मगर विश्वनाथ के बारे में बहुत सारी गुमनाम बातों की तरह ये बात भी अक्सर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि विश्वनाथ के साथ भी वही विभीषिका है कि किसी से भी विश्वनाथ का नाम ले लीजिए तो बस लगाने लग जाएगा मंडल आयोग की रट। जैसे विश्वनाथ की जिंदगी में मंडल आयोग के पहले और मंडल आयोग के बाद कुछ घटा ही नहीं। मगर यकीन मानिए हमारा विश्वनाथ की जिंदगी की ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो अपने आप में कितना दर्द, कितनी टीस, कितनी पीड़ा और इस देश की सियासत के कितने ही किस्से समाये हुए हैं। कभी फुर्सत मिली तो आपके सामने हर एक दास्तान इसी तरह से लेकर जरूर आएंगे। मगर आज की विश्वनाथ की ये दास्तान की किश्त यहीं तलक। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मशहूर सियासतदा की गुमनाम अंतर कथा की।